हेलो फ्रेंड्स, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का थर्ड लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेनली कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेल इन अ कंपार्टमेंट और सेकेंडली एंसेम्बल एंड एवरेज प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ गैस कर रहे हैं। हमने एक कंटेनर में गैस ली है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। गैस में एक्चुअली बहुत सारे पार्टिकल हैं। आपने कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में उस गैस को फिल किया है और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कुछ बेसिक फंडामेंटल पोस्टुलेट हैं जो कि हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़े थे। उसमें आपने बताया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स रहना है, ठीक है, यानी कि कोई भी पार्टिकल गैस का बाहर नहीं जाएगा और एनर्जी भी फिक्स रहेगी। दैट मीन्स कि ये जो पूरा सिस्टम है या कंटेनर है ये आइसोलेटेड है, किसी भी तरह का टेम्परेचर का वेरिएशन एटमॉस्फेयर के साथ उसमें नहीं होगा। ठीक है, यानी हीट एनर्जी ना तो एंटर कर रही है ना लीव कर रही है, तभी उस कंडीशन में एनर्जी फिक्स हो सकती है इस गैस की। तो इन दोनों को फिक्स रखना है। साथ में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एब्रायबिलिटी को यूज करना है। सेकेंडली मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में यूज करना है। तो ये बेसिक फंडामेंटल पोस्टुलेट है, इनको आपको ध्यान रखना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था और साथ में फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में अच्छे से समझाया था और साथ में माइक्रोस्टेट, मैक्रोस्टेट, फ्लक्चुएशन, ये सारी टर्म एक्सप्लेन की थी। तो आई होप आपने वो लेक्चर देखे होंगे तो आपको वो सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उन सब चीज़ों को यूज करके हम आज के लेक्चर में इन दोनों के बारे में समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इस पूरे कंटेनर में। ठीक है, तो अभी आपने जब पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारे पास 4 नंबर ऑफ पार्टिकल थे A, B, C, D और हमारे पास एक कंटेनर था। उस कंटेनर में हमें अगर इन चारों पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना था दो इक्वल कंपार्टमेंट में, तभी मैंने आपको बताया था ये दो कंपार्टमेंट जो हैं वो इमेजिनरी आपने हाफ हाफ पोर्शन कंसिडर किया है। तब आपने बताया था कि जो मैक्रो स्टेट बनती हैं वो आपकी 5 बनती हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला n+1 अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, और माइक्रो स्टेट आपकी बनती है 2 की पावर n। टोटल नंबर ऑफ जो माइक्रो स्टेट बनती है वो आपकी 16 बनती है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2 की पावर n। और हर एक मैक्रो स्टेट के कॉरस्पॉन्ड जो माइक्रो स्टेट होती हैं वो NCR, जितना भी आपका मैक्रो स्टेट जिस तरह की है NCR डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके हिसाब से नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट निकाली जाती हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए माइंड में। हमारे पास अगर एक गैस है जिसके n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, उनको अगर आप इक्वली बहुत सारे कंपार्टमेंट बना दिए, इसमें आपने मान लिया आपने के इक्वल कंपार्टमेंट बना दिए हैं, तब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप वही मोस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एब्रायबिलिटी को यूज कर सकते हैं। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो मैक्रो स्टेट होंगी वो n+1 होंगी। टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट 2 की पावर n सॉरी, क्योंकि आपके पास 2 चैम्बर थे इसीलिए 2 की पावर n थी। अगर k नंबर ऑफ कंपार्टमेंट है आपके पास तो k की पावर n हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे जो 2 है वो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट को बता रहा था। यहाँ पे आपके पास k नंबर ऑफ कंपार्टमेंट हैं जिन्होंने आपने पूरे बॉक्स को डिवाइड किया है k इक्वल कंपार्टमेंट में, तब उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट k की पावर n होगी और साथ में किसी भी मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्ड जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी मैक्रोस्टेट इससे ही दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या होगी कि जब ये सारे कंपार्टमेंट अनइक्वल साइज के हो जाएं। देखिए हम ऐसे करते हैं, आपके पास एक कंटेनर है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपने कंटेनर को अनइक्वल साइज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये आपके बहुत सारे कंपार्टमेंट हैं, उन सब की अनइक्वल साइज है। ठीक है, तो मान लिया आपने इस पूरे कंटेनर को के कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है और सबका साइज डिफरेंट है, तब आप कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एब्रायबिलिटी नहीं लगा सकते। देखिए इस तरह की सिचुएशन ही आपको मिलने वाली है जब आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फेज स्पेस और फेज स्पेस से आप देखेंगे जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल जो करना होता है वो डिफरेंट साइज के कंपार्टमेंट को कंसिडर करके करना होता है। तो इसीलिए हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं
कि अगर हमारे पास कंटेनर में अनइक्वल साइज के कंपार्टमेंट हैं तो आप इस तरह की प्रॉब्लम में नंबर ऑफ पार्टिकल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करेंगे। तो आपने कहा हमारे पास k नंबर ऑफ अनइक्वल कंपार्टमेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सेल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसमें हर कंपार्टमेंट को आपको इक्वल नंबर साइज की सेल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी एक कंपार्टमेंट मान लीजिए ये 1 है, ठीक है, उसमें और इसका साइज डिफरेंट है और सेल्स के कंपैरिजन में सबका साइज डिफरेंट है, तो आपने इसको इक्वल साइज की सेल्स में डिवाइड कर दिया है। इन सबका साइज सेम है अब, ठीक है। ऐसे ही इन्हीं साइज की सेल्स में दूसरे कंपार्टमेंट को भी डिवाइड कर दिया, तीसरे को भी। ऐसे टोटल पूरा कंटेनर है उसमें जितने भी कंपार्टमेंट है उसमें सबको सेम साइज की सेल्स में आपने डिवाइड कर दिया। ये तो अलग बात है कि हर कंपार्टमेंट में, हर एक कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ साइज ऑफ हर कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ सेल्स तो अलग अलग होगा। मान लिया 1 आपकी बड़ी है या छोटी है, साइज के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सेल्स अलग होगा। मान लिया इसमें G1 नंबर ऑफ सेल्स आई, इसमें G2 नंबर ऑफ सेल्स आई, ये काउंट है सेल्स का। तो इस तरह से मान लिया kth कंटेनर में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो G के हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो हो जाएगी वो कंटेनर के अंदर, पूरे कंटेनर के अंदर G1 प्लस G2 प्लस Gk हो जाएगी, ठीक है। ये सब डिफरेंट है एक दूसरे से। लेकिन अब क्या फायदा हुआ इससे ये फायदा हुआ कि एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में जो पार्टिकल आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मान लिया इस 1 कंपार्टमेंट में n नंबर ऑफ पार्टिकल में से n1 इसमें गए, n2 इसमें गए, n3 इसमें गए, nk इसमें गए हैं, तो ये n1 पार्टिकल फर्स्ट कंपार्टमेंट में है और इसमें G1 नंबर ऑफ सेल्स है, तो इनको इक्वली प्रोबेबल मिलेगा क्योंकि सबका साइज सेम है। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है हर एक सेल में जाने की। ओके, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी को अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को लगाते हुए आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं कि किस तरह का थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकलेगी किसी एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम फिर से एक कंटेनर ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज की सेल्स बना रहे हैं, ठीक है, और मान रहे हैं कि ये कंटेनर में n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और इसमें जितने भी कंपार्टमेंट हैं 1 2 3 4 ऐसे k कंपार्टमेंट में आपने डिवाइड किया है इसमें। और मान लिया क्योंकि अनइक्वल साइज है सभी कंपार्टमेंट का, तब उस कंडीशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होगा, n1 n2 n3 n4 nk। तो एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट बन रही है जिसमें आपने कहा है एक मैक्रोस्टेट है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है n1 n2 nk। तो इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी मैक्रोस्टेट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। यानी इस मैक्रोस्टेट की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ इसमें कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होगी उस चीज को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो मैंने आपको बताया था माइक्रोस्टेट निकालने का फॉर्मूला होता है NCR, ठीक है। अगर आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है और इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, आपको याद आ जाए पिछले लेक्चर से कि मान लिया 2 कंपार्टमेंट हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, एक में r गए एक में n माइनस r गए, तब उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस मैक्रोस्टेट इज इक्वल टू होता है NCR। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो 2 नंबर ऑफ कंपार्टमेंट है, लेकिन इस कंडीशन में तो आपके पास k नंबर ऑफ कंपार्टमेंट है। तब k नंबर ऑफ कंपार्टमेंट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है n1 1 में गए, n2 2 में गए, इस तरह से kth कंपार्टमेंट में nk गए, तब उस कंडीशन में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालनी है कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस मैक्रोस्टेट। तो उसे निकालने के लिए आप आसानी से ये वाला फॉर्मूला तो सीधे नहीं लगा सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि इस कंपार्टमेंट में बहुत सारी सेल्स हैं। ये कॉन्सेप्ट आप इंट्रोड्यूस कर चुके हो और इस के अंदर मान लिया G1 नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, और ये सब इक्वल हैं। और मान लिया कि इस फर्स्ट कंपार्टमेंट में n पार्टिकल में से n1 पार्टिकल गए हैं,
ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ वेज in which in first compartment n1 particles arrange in this cell। तो देखिए अगर आप एक पार्टिकल लेते हैं तो उसके नंबर ऑफ वेज हो गए G1 किसी भी सेल जाने के, क्योंकि G1 नंबर ऑफ सेल्स हैं तो सभी सेल्स में किसी भी सेल्स के अंदर जा सकता है वो पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको तो n1 पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अभी ये सारा भूल जाइए आपको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है फर्स्ट कंपार्टमेंट और उसमें इक्वल साइज की सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स आपकी हैं G1, नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं n1। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमने कहा फर्स्ट पार्टिकल लिया आपने, उसके इन G1 सेल में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, जितनी नंबर ऑफ सेल्स होंगी उनमें से किसी भी सेल के अंदर वो जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज in first compartment for one particle is equal to हो जाएगी G1। ओके, इसी तरह से अगर हम सेकेंड पार्टिकल लेते हैं तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स में किसी भी पार्टिकल पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो अगर एक के अंदर चला गया एक तो दूसरा नहीं जा सकता है। किसी भी सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल भी जा सकते हैं और कोई भी पार्टिकल किसी भी सेल के अंदर जा सकता है। तो यहाँ पे लगता है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल अप्रायर प्रोबेबिलिटी। हो सकता है कि पार्टिकल इसमें जाए या G1 में जाए, तो नंबर ऑफ वेज तो ये निकल कर आ गए हैं, टोटल G1 टाइप से जा सकता है, इसके पास पूरे वेज हैं जितने नंबर ऑफ सेल्स हैं फर्स्ट पार्टिकल के पास। सेकंड पार्टिकल को भी पूरा स्पेस मिला है, अगर इसके अंदर एक पार्टिकल फिट हो गया है तो ये कंडीशन नहीं है कि इसके अंदर इस सेल के अंदर सेकंड पार्टिकल नहीं जाएगा, सेकंड पार्टिकल उसमें भी जा सकता है और बाकी के जितनी बची हुई सेल्स हैं उनके अंदर भी जा सकता है। तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स का एक रूल है कि किसी भी सेल के अंदर अप टू किसी भी एक्सटेंट तक नंबर ऑफ पार्टिकल आ सकते हैं। हालांकि जो सेल है उसका साइज इतना मिनिमम रखा है कि किसी भी कंपार्टमेंट के अंदर सेल्स की जो नंबर है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पार्टिकल कितने भी आ सकते हैं एक सेल के अंदर। ठीक है, आगे आप जब बोल्ट्जमैन आइंस्टीन स्टैटिक्स और फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि किसी भी कंपार्टमेंट में या किसी भी सेल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगी हुई होगी, लेकिन क्लासिकल पार्टिकल के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसीलिए सेकंड पार्टिकल के लिए भी नंबर ऑफ वेज आपके पास आ जाएंगे Gi। तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ वेज, और ऐसे ही थर्ड पार्टिकल के लिए देखें तो वो भी Gi होंगे। आपके पास फर्स्ट कंपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, n1 पार्टिकल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज for n1 particle in Gi cell of first compartment, तो अरेंजमेंट के कितने टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए, G1 इंटू G1 इंटू G1, ये G1 है। तो ये आपके आप हो जाएगा G1 की कहाँ तक, G1 n टाइम्स आपने इसको मल्टीप्लाई किया है n1 टाइम्स, क्योंकि n1 नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो इसे आप कर सकते हैं G1 की पावर n1। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने सेकंड कंपार्टमेंट में देखा आपके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, n2 हैं, तो उनके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे G2 की पावर n2। ऐसे ही थर्ड कंपार्टमेंट में देखा तो G3 की पावर n3। तो आपने यहाँ पे निकाल लिया है कि अगर n नंबर ऑफ आपके पास पार्टिकल हैं और डिफरेंट साइज के कंपार्टमेंट है जिन्हें आपने इक्वल साइज की सेल्स में डिवाइड किया है, तो उसमें हर कंपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन n1 पार्टिकल इसमें जाएं कंपार्टमेंट फर्स्ट में, n2 सेकंड में जाएं, तो इस तरह से टोटल n पार्टिकल के कंपार्टमेंट में इस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तब उस कंडीशन में नंबर ऑफ वेज पार्टिकल को अरेंज करने के ये हो गए। अब सेकेंडली हमें ये भी देखना है कि n नंबर ऑफ पार्टिकल में से n1 इसके अंदर जाए उसके वेज देखने हैं।
और बाकी के बचे हुए में से n2 इसमें जाएं और उसमें से बचे हुए में से n3 इसमें जाएं, तो ये नंबर ऑफ वेज भी हम देखेंगे। तब फाइनली इन दोनों जो प्रोबेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी की, दोनों ही एक साथ हो, क्योंकि n पार्टिकल में से n1 n2 n3 nk पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हुए, ये भी एक वेज हुआ, और साथ में हर सेल में किस तरीके से अरेंज है नंबर ऑफ पार्टिकल n1 n2 n3, जिस तरह से भी अरेंज है हर कंपार्टमेंट में, उसके भी बेस इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट से। तब हमारा जो मल्टीप्लाई होके निकलेगा वो बनेगा किसी एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट n1 n2 n3 nk, इस मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्ड टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो फ्रेंड्स अभी हमने ये निकाल लिया है, अब हम निकाल रहे हैं कि n पार्टिकल में से कंपार्टमेंट 1 में n1 पार्टिकल जाए, उसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसके, देखिए हमारे पास है n नंबर ऑफ पार्टिकल और हमें निकालना है कि n में से n1 पार्टिकल चूज करने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो ये होंगे, लेकिन बाकी के जो बचे हुए हैं वो कितने पार्टिकल बच गए हैं, n माइनस n1, उनमें से n2 पार्टिकल चूज करने के जो वेज होंगे वो होंगे दिस। मल्टीप्लाई मैंने इसलिए लगाया कि ये सब जितनी भी फिनोमिना हो रही हैं वो एक साथ ही होनी चाहिए, तो इसीलिए इन सबको हमने मल्टीप्लाई किए हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज कि n1 इसमें जाए, n2 इसमें जाए, n3 इसमें जाए, इसी तरीके से तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो हमने क्या किया, इन सबके वेज निकाले और उनको मल्टीप्लाई कर दिया। हम निकाल रहे हैं टोटल वेज in which n1 particle goes to this compartment and arrange in n1 particle go to this compartment, n2 in this compartment, nk in this compartment, and also n1 जो पार्टिकल हैं उनका इन सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन के वेज, इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है, तब टोटल नंबर ऑफ आपके वेज होगी इस मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्ड। तो ये आपने मल्टीप्लाई किया n माइनस n1 माइनस n2 nk तक c nk, और मल्टीप्लाई करेंगे g1 की पावर n1, g2 की पावर n2 एंड gk की पावर nk। इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये सेल आपके डिफरेंट है इसीलिए आपने यहाँ g1 g2 gk लिखा है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता है NCR का क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो जब फ्रेंड्स आप इसको इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये निकल के आ रहा है टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू फैक्टोरियल n आपने अगर कैपिटल लिया है फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल nk तक, और साथ में इसमें मल्टीप्लाई किया है g1 की पावर n1, g2 की पावर n2 और इस तरह से gk की पावर nk। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, ये टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आई है। माइक्रोस्टेट होते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग इन डिफरेंट सेल्स, किस तरीके से आपने अरेंज किया है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्रोस्टेट, कौन सी मैक्रोस्टेट, n1 n2 nk, इस वाली मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्ड इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to k। इसे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, n नंबर ऑफ पार्टिकल आपके फिक्स है, और ये आपका आ जाएगा gi की पावर ni, जहां पे i की वैल्यू 1 to k कैरी करेगी, वेरी करेगी, और फैक्टोरियल n1 फिर आप ni कर दीजिए, ये भी 1 to k वेरी करेंगे। ठीक है, इन सबको आपको समेशन लगा के
मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे समेशन नहीं लगेगा, सॉरी यहाँ पे आपका ये लगेगा पाई, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। समेशन वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे आपको एडिशन करना होता है, तो उस कंडीशन में आपका ये वाला सिंबल शो करता है कि इन सब टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स ये आपकी फाइनली निकल के आ गई है कि अगर आपके पास डिफरेंट साइज के कंपार्टमेंट हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी होगी एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की कॉरस्पॉन्ड। और इसको मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इसको कहा जाता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और डिनोट किया जाता है W से। तो इसको आप W कहेंगे, W फॉर N1 N2 इस मैक्रोस्टेट के लिए जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हो गई वो ये हो गई है। तो ये बहुत आगे, ये बहुत काम आने वाली है, तो इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी कोई डाउट है अभी भी समझाने के बाद भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो उस पर आप पूछ के इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर सेकेंड चीज़ लेते हैं कि ये कंपार्टमेंट इक्वल साइज के हैं, ये मान के चल रहे हैं एक कंडीशन, अगर ये कंपार्टमेंट इक्वल साइज के हैं तब उस कंडीशन में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी फॉर N1 N2 इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देखिए अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है और अगर आपने सेल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दिया है, वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, तो हर एक कंपार्टमेंट नंबर ऑफ सेल्स इक्वल होंगी, ठीक है। तब उस कंडीशन में आप ये कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, W इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 एंड दिस। ये वाली टर्म जो G1 G2 G3 ये वाली टर्म है, ये आपकी इसमें से खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब सेल्स सब कंपार्ट में इक्वल नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। तब उस कंडीशन में आप इसको यूज नहीं करेंगे। ये कंडीशन है जब आपके सब कंपार्टमेंट इक्वल हैं। और प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस डिस्ट्रीब्यूशन के, इस मैक्रोस्टेट के मिलने की प्रोबेबिलिटी। ये तो हो गई थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बताता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी मैक्रोस्टेट, ओके। लेकिन probability for finding this macrostate is equal to हो जाएगी thermodynamic probability upon total number of microstate। अब देखिए अगर सब के सब इक्वल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट हैं, इक्वल साइज के कंपार्टमेंट है, तब उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होगी k की पावर कैपिटल N। मैंने आपको बताया था, याद होगा, अगर आपके पास एक कंटेनर है, दो कंपार्टमेंट हैं, तब उस कंडीशन में टोटल नंबर, मान लिया n नंबर ऑफ पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 2 की पावर n होता है। और अगर k नंबर ऑफ कंपार्टमेंट है तब उस कंडीशन में k की पावर n हो जाएगी। तो हमने किसी प्रोबेबिलिटी निकाली है किसी मैक्रोस्टेट n1 n2 nk के लिए, वो इक्वल टू जाएगी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस मैक्रोस्टेट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं एंसेम्बल का क्या है और एवरेज प्रॉपर्टीज क्या है। तो फ्रेंड्स एंसेम्बल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले आपको एंसेम्बल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वो क्या है। इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एन एंसेम्बल इज अ कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम विद ऑल एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट रिप्रेजेंटेड इन इट विद इक्वल फ्रीक्वेंसी। अब ये तो बड़ा ही अजीब सी डेफिनेशन हो गई कि व्हाट इज़ एक्सेसिबल, इसमें ये पता होना चाहिए आपको, माइक्रोस्टेट का भी अच्छे से अंदाज़ा होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी पता होनी चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एंसेम्बल को बताया गया है कि वो बहुत सारे आइडेंटिकल सिस्टम का कलेक्शन है जिसमें जितनी भी माइक्रोस्टेट है, माइक्रोस्टेट आपको मैंने बताया था n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी है, अगर k पार्ट में डिवाइड किया है k की पावर n, ठीक है ना। k पार्ट में अगर आपने किसी भी कंटेनर को डिवाइड किया है, इक्वल है तब k की पावर n होती है, अनइक्वल है तब उस कंडीशन में आपको निकालनी पड़ती हैं कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होगी, वो भी बहुत लार्ज होती हैं क्योंकि n नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत लार्ज हैं। तो जितनी भी एक्सेसिबल का मतलब होता है कि वो सारी माइक्रोस्टेट विदाउट कंस्ट्रेंट जो पॉसिबल हैं, जो फ्रीली पॉसिबल हैं, ठीक है। तो जितनी भी एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट हैं
वो रिप्रेजेंट की जाएगी इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी कि सब पे इक्वल ए प्रायर प्रोबेबिलिटी का प्रिंसिपल लगेगा। उन सब माइक्रोस्टेट को जितनी भी एक्सेसिबल हैं उनको कलेक्ट करके उस तरह के कलेक्शन को आप कहते हो एंसेम्बल। ठीक है, ये बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो अभी हम इसको समझाते हैं। तो आप मान के चलते हो वही 4 नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि इससे आसान रहेगा समझना, A B C D। ठीक है, तो इन्हें आपको एक कंटेनर लिया, आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया, दोनों इक्वल पार्ट हैं, और इस तरह से आपने मैक्रोस्टेट बनाई। मैक्रोस्टेट कितनी आई हैं? 5, क्योंकि आपके पास 4 नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। और माइक्रोस्टेट कितनी आई हैं? 16। ठीक है, तो अब आपने वो 16 की 16 माइक्रोस्टेट को ड्रॉ किया है। देखिए, पहले आपको ध्यान रखना है कितनी मैक्रोस्टेट आई हैं? 5, तो 5 मैक्रोस्टेट में 4 0, ठीक है, 3 1 2 2 1 3 एंड 0 4। इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मैक्रोस्टेट में होगा। उसमें भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन 16 टाइप का बनेगा। तो ये सारे आपको 16 ड्रॉ करने हैं। अब मैंने इक्वल नहीं बनाए हैं, ये सब इक्वल बनाने हैं आपको। तो आपने 16 ड्रॉ कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, मैंने अनइक्वल बना दिए हैं। ये इक्वल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट हैं सारे, और उनको 2 पार्ट में आपने डिवाइड कर रखा है। उनमें सारी मैक्रोस्टेट को लेना है। एक मैक्रोस्टेट थी 4 0, तो ए पार्ट ये है और बी ये है, यानी आपने 2 में डिवाइड कर रखा है ना, ये ए और ये बी। एक में 4 गए हैं ए में, तो ए बी सी डी, और इसमें कुछ नहीं गया। ठीक है, सेकंड में एक में 3 गए हैं, दूसरे में 1 गया है, तो आपने कहा एक इसमें गया, ए बी सी डी। तो इसमें आपके पास बी सी डी, यहाँ पे बी गया है, ए सी डी, और ये आपका हो गया ए बी डी, और ये ए बी सी। थर्ड आपके 2 2 गए हैं, ए बी सी डी। इसी तरह से आपने ए सी बी डी, ए डी बी सी, आपकी इस तरह से 6 बनेंगी। ठीक है, ऐसे बी सी बी डी, और एक बनेगी ए डी। ए डी हो गया, तो आपकी बन जाएगी एक सी डी, और उसकी कॉरस्पॉन्ड आपकी हो गई ए डी, और बी डी आया है तो ए सी, ये आपका हो गया ए बी। और बाकी के बचे हुए में सेम इसी तरीके से जा रहे हैं। एक आपकी 2 2 की हो चुकी है, 1 और 3 की, तो ए बी सी, ए बी सी डी, और ऐसे ही बी सी डी, ए सी डी, और ए बी डी, बी सी डी, और एक आपकी आ गई, यहाँ पे 0 है, कोई नहीं है, ए बी सी डी। तो ये माइक्रोस्टेट बनी है। कौन सी? मैं सारी मैक्रोस्टेट ले ली आपने और सारी माइक्रोस्टेट ले ली हैं। तो अगर हम हमारे पास 4 पार्टिकल हैं और 4 पार्टिकल में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बन रहे हैं आपकी 16, उन सबको आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम मान लें। ये सारे आइडेंटिकल सिस्टम हैं, इसमें माइक्रोस्टेट तो डिफरेंट है, तो लेकिन माइक्रोस्टेट देखिए इसकी डेफिनेशन में लिखा है, कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम विद ऑल एक्सेसिबल, जितनी भी पॉसिबल माइक्रोस्टेट हैं रिप्रेजेंटिंग इन इट विद इक्वल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज एंसेम्बल। तो एंसेम्बल में आप इन सारी माइक्रोस्टेट को एक साथ कंसिडर करते हो। तो इस तरह से आप जो कलेक्शन ऑफ सिस्टम करते हो आइडेंटिकल सिस्टम का, वो एंसेम्बल होता है। ठीक है, तो अब इसमें फ्रीक्वेंसी वर्ड का भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर समझाया था तो मैंने प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस समझाया था। देखिए जो प्रोबेबिलिस्टिक होता है वो हर एक इवेंट को इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ देखता है अगर होमोजीनियस कंडीशंस हैं।
जैसे अगर एक डाइस को देखा जाए तो डाइस को अगर आप थ्रो करते हैं तब हर एक नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/6 होती है। लेकिन अगर आपने 10 बार डाइस को थ्रो किया तब उस कंडीशन में ये प्रोबेबिलिटी है कि कोई नंबर अपीयर हो और दूसरा नंबर अपीयर ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आप वही थ्रो बार बार करते हैं तो धीरे धीरे नंबर ऑफ थ्रोइंग अगर इंक्रीज करते हैं, मान लो आपने 10,000 या 20,000 या 1 लाख टाइम आपने उसको थ्रो किया है, तब उस कंडीशन में आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है कि सारे नंबर अपीयर भी हों और साथ में इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ अपीयर हों। तो उस चीज़ को आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ टाइम ऑफ टॉसिंग या फिर थ्रोइंग आप इंक्रीज करते हो इन केस ऑफ कॉइन या फिर इन केस ऑफ डायस, तब उस कंडीशन में आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इक्वल प्रोबेबिलिटी मिलती है हर एक फेस के आने की या हेड या टेल के आने की। प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता। प्रोबेबिलिटी सिर्फ ये बता सकती है कि अगर होमोजीनियस कंडीशन है तो सेम कंडीशन है हर एक नंबर के आने की, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि 4 पार्टिकल हैं आपके पास, तो 4 पार्टिकल में से ये सारी माइक्रोस्टेट पॉसिबल हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने 16 है ना माइक्रोस्टेट, आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन किया, एक टाइम एक डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो आपकी कोई एक माइक्रोस्टेट आई, सेकेंड टाइम में कोई दूसरी आई, थर्ड टाइम में सेम आ गई। तो आपने मान लिया 10 ऑब्जर्वेशन किए, 10 ऑब्जर्वेशन में से 7 बार एक ही आ गया, एक ही माइक्रोस्टेट अपीयर हुई, और 3 बार में से कोई और 3 अपीयर हो गई, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मान लो आपने 20 टाइम ऑब्जर्व किया, 20 टाइम ऑब्जर्वेशन में आपकी ये सब एक एक बार आ गई, 1-2 टाइम ये आ गई। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाते चले जाते हैं तो सारी धीरे धीरे सारी माइक्रोस्टेट अपीयर होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपने ऑब्जर्वेशन 48 टाइम किए तो आपके अकॉर्डिंग, जो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, हर एक माइक्रोस्टेट 3 टाइम आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने 48 ऑब्जर्वेशन किए तो आपके अकॉर्डिंग 16 3 जा 48, तो उसके अकॉर्डिंग हर एक माइक्रोस्टेट 3 टाइम अपीयर होनी चाहिए, जो कि कहता है जो स्टैटिकल मैकेनिक्स का जो इक्वल प्रोबेबिलिटी वाला रूल कहता है वो ये कहता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये देखा जाता है अगर इसी ऑब्जर्वेशन को हम 48 × 10⁻28 टाइम करें तो हर एक के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, हर एक माइक्रोस्टेट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है। इतने टाइम अपीयर होनी चाहिए हर एक माइक्रोस्टेट। और आप ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी है तो ऐसा ही होता है, थोड़ा ही फ्लक्चुएशन होता है। मैंने आपको फ्लक्चुएशन भी समझाया था फर्स्ट लेक्चर में, तो उसमें आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं तो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो अपनी जो कंडीशन है इक्वल प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशन है उससे थोड़ा बहुत ही फ्लक्चुएट करता है। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से, फ्रीक्वेंसी का यहाँ मीनिंग है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाने से क्या होगा, सब माइक्रोस्टेट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आपके पास 2 वे हैं। आप अगर किसी सिस्टम को इतने टाइम ऑब्जर्व करें और साथ में हर एक माइक्रोस्टेट को ऑब्जर्व करें कि ये आ रही है, ये आ रही है, ये काउंट करें, या फिर आप कह सकते हैं कि इतने सारे सिस्टम, इतने सारे ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट कर लें, सारे माइक्रोस्टेट के कॉम्बिनेशन आप कलेक्ट कर लें, एक ऐसा कलेक्शन करें जिसमें आइडेंटिकल सिस्टम है आपके। ये सारी माइक्रोस्टेट को आप सिस्टम मान ले सकते हैं जो कि इक्वली प्रोबेबल हो गई हैं इतने ऑब्जर्वेशन में। आप मेरी बात समझ रहे हैं। या तो आप एक कॉइन को जब टॉस करते हैं तो हेड या टेल आना है, ठीक है। दूसरी बार टॉस करते हैं, हेड या टेल आना है। हो सकता है आपको अगर इसको देखना है, 2 कॉइन को एक साथ करिए आप टॉस, तो आपको एक पे हेड एक पे टेल कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से या तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को आप एज ए कलेक्शन ऑफ होल सिस्टम लेंगे, इन्हें आप आइडेंटिकल सिस्टम का कलेक्शन कहते हैं और इसी को एंसेम्बल कहते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जब एंसेम्बल के बारे में समझाएंगे तब उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम इस तरह से n नॉन इंटरेक्टिव
आइडेंटिकल सिस्टम ले रहे हैं, तो वो सिस्टम क्या है, वो सारी माइक्रोस्टेट हैं जो कि आपने कलेक्ट की हैं इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ, इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ, वो सारी पॉसिबल हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये एंसेंबल का तो यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें देखना है एवरेज प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ एंसेंबल आप कैसे कलेक्ट करते हो, कैसे निकालते हो। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, मान लिया कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी या फिर वेलोसिटी। ठीक है, उसी का तो फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी या वेलोसिटी, उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लिया कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक्स से डिनोट कर रहे हैं, और मान लिया किसी एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में इस फिजिकल क्वांटिटी, मान लिया कोई पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट जे है, उसमें इस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू एक्स जे है, और हमें फाइंड आउट करनी है इस फिजिकल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू। ठीक है, एक्स जे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इन मैक्रो स्टेट जे विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ जे पी जे एक्स जे, इसके इक्वल होगी। में आता है कि पीजे क्या है, देखिए पीजे है, पीजे इसमें है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मैक्रो स्टेट जे। ठीक है, तो उसे प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इन जे स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन जीएथ स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेट। देखिए यही तो निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी तो देगा टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन जीएथ स्टेट, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का यही तो मीनिंग होता है, और अपॉन करेंगे टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, उससे मिल जाएगी आपको प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग जेथ मैक्रो स्टेट, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया है उस फिजिकल क्वांटिटी की उस फिजिकल क्वांटिटी से, और इन दोनों की हेल्प से मल्टीप्लिकेशन से आपको मिलेगा उस फिजिकल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू। देखिए फ्रेंड्स, अभी इतना ही समझ लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे तो हम मैथमेटिकली निकाल के भी दिखाएंगे कि फिजिकल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। अभी इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक फेज स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जो हमने डिफरेंट साइज की सेल्स क्यों ली हैं, तो वो आप जरूर देखिएगा। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।